एक प्रॉब्लम है इनकी 16th है आपके पास 10 की पावर 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब भी इवन पावर हो तो ये सिखाया है कि आप इसको लिख लो tan स्क्वायर एक्स, और एक जो tan स्क्वायर एक्स बच गया है उसको लिख लो आप सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, और माइनस फिर से ये tan स्क्वायर एक्स होगा, उसको अगेन लिख दो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इंटीग्रेट कर लो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव फंक्शन की पावर 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस tan एक्स एंड प्लस एक्स प्लस सी इज आंसर। एक 19 है, 19 तो हमने क्लास में डिस्कस किया है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखो सिंपल लिखता हम करते हैं कि 1 को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। जब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक आ जाएगा tan एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, और दूसरे में क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो या तो इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एक तो हो गया आपके पास tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि ये फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव, और इस वाले में देखिए ये 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया, और साइन 2x ऊपर चला गया, कोसेकेंड 2x हो गया। कोसेकेंड 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेकेंड 2x माइनस कॉट 2x, और फिर 2x का जो कोफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। एक है 21 की कहानी ये है बच्चे कि x के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप इसको आप यही मान के चलो कि इसके डोमेन के अंदर ही है, तो साइन इनवर्स एक्स इसको लिख लिया आपने साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये फाइनली आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई एक्स बाई 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है मोहित, हो गई तुम्हारी सारी प्रॉब्लम। मोहित ठीक, सिद्धार्थ की कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। सिद्धार्थ की एक प्रॉब्लम आई है, ये तो क्लास में ऐसे डिस्कस किया था हमने, x4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3/4। यहाँ से आपने x4 कॉमन लिया, बाहर निकल के वो एक्स क्यूब हो गया, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन x4 रेज टू द पावर 3/4। अब एक काम है, या तो इसको टी पुट कर लीजिए या इसको ऐसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं। हमने लिख लिया 1 प्लस 1 अपॉन x4 रेज टू द पावर -3/4,
और अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, -4/x5, -4/x5 लिख देते हैं dx, और बाहर -1/4 ले लेते हैं, हो गया इंटीग्रेट। -1/4, ये इसका डेरिवेटिव, -3/4 + 1 डिवाइडेड बाई -3/4 + 1 प्लस सी। ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन था आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 x² + 1 into x² + 4। तो एक चीज सिखाई थी तुम्हें कि नीचे बाई क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो और ऊपर कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे एक तो तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का, लेकिन इस टाइप का जो है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना नहीं। ये देखो ऊपर मैंने लिख दिया x+4 -x² + 1, तो इनका डिफरेंस कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट से मामला मेटरलाइज हो जाएगा। नीचे x² + 1 और यहाँ x² + 4 लिख दिया। जब इनको सेपरेट कर दो 1/3 1/x² + 1 आ जाएगा और यहाँ 1/x² + 4 आ जाएगा। पार्शियली सेपरेट हो गए बिना मेहनत के। अब इंटीग्रेशन पता ही है, 1/3 बाहर, ये tan 1x और इसका 1/2 tan 1x/2 प्लस सी इज आंसर। ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 1/, मीटिंग क्लोज हो रही है अपने आप। क्यों भाई? नेट वीक है सर उसका। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी प्रवेश। एक मिनट उसको मैसेज कर देता हूँ। हाँ ये क्या था, √sin³ into sin x + अल्फा। तो ऑपरेटर dx है तो अल्फा हमारे लिए कांस्टेंट हो गया। हमने इसको ऐसे लिखा, देखो 1/√sin³ और sin x + अल्फा को लिख लिया sin x into cos अल्फा प्लस cos x into sin अल्फा। अब यहाँ से देखिए क्या है, साइन कॉमन लिया, साइन की पावर 4 बाहर निकला, sin² x ऊपर चला गया, cos²² x। बात समझ में आ रही है? इससे हमने साइन कॉमन ले लिया है, तो नीचे क्या बच जाएगा जरा वो देख लो। अंडर रूट में साइन जब कॉमन आपने ले लिया साइन एक्स, तो यहाँ बचा कॉस अल्फा और यहाँ बच गया कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। तो जो साइन कॉमन हमने लिया वो sin³ के साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 बाहर आई, sin² x ऊपर चला गया, cos² x। तो क्या फायदा है इसका, यहाँ देखिए cos अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, इसको आप टी पुट कर लो या फिर ऐसे देख लो, किसकी पावर -½ और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0, साइन अल्फा कांस्टेंट है बाहर, इसका आ जाएगा साइन अल्फा इंटू -cos² अल्फा। मैंने यहाँ पे -1/sin अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लिख दिया -sin अल्फा और cos² x था ही हमारे पास। तो ये फंक्शन उसकी पावर -½ साथ में उसका डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन आ गया। cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा
माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन एल प्लस सी। आगे जो थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लोगे। ठीक है सिद्धार्थ? ओके सर। ठीक, एक और इसने भेजा है ये सब क्वेश्चन मिसलेनियस के जितने क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में वही आएंगे, तो उनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सफिशिएंट। बार बार कहता हूँ कि वो उठा के देख लो, लास्ट ईयर का भी पेपर देख लो, जो पैटर्न चेंज हुआ है कि भाई एनसीईआरटी के पैटर्न से बाहर कोई क्वेश्चन आया, तो फालतू के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये कर लीजिए, पास 10 ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, सफिशिएंट है। ये देखो यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स पाई बाई 2 हो गया, तो डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे 2 बाई पाई लिख लिया हमने। अब ये दोनों मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास रास्ता है कि भाई इसको चेंज कर लेते हैं। इसी को लिख लेता हूँ मैं पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है सब लोग? इस साइन इनवर्स रूट एक्स को लिख लिया, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स पहले से था तो माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पाई पाई बाई 2 1 आएगा, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस ये आ गया 4 पाई पाई, और इंटीग्रेशन मुझे करनी है कॉस इनवर्स रूट एक्स की। अब दो रास्ते हैं आपके पास कि जब भी इनवर्स फंक्शन आया था तो क्या सिखाया कि भाई आप पुटिंग करके कर सकते हो, या फिर आपके पास क्या रास्ता है दूसरा कि बाई पार्ट्स लगा दें, जैसी मर्जी हो। अब पुटिंग से करनी है या बाई पार्ट्स से, बताओ सिद्धार्थ? पुटिंग। अच्छा पुटिंग से करनी है। अच्छा तो इसको I1 ले लेता हूँ मैं, ये हमारा I1 है। हमने इसको लिख दिया कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। पुटिंग क्या करेंगे, आपको पता है कि पुट क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स क्या गया हमारा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये इसको हम लिख लें माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ उठा के पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया आपके पास थीटा साइन 2 थीटा, नेगेटिव साइन बाहर डी थीटा। आपको पता है ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे माइनस फर्स्ट फंक्शन थीटा साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2, तो माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक, माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, और ये आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस 2 कॉस 2 थीटा। फाइनली जो आंसर हो गया हमारा, बाहर माइनस था, इस माइनस की वजह से ये आ गया 2 थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा सॉरी, एंड माइनस कॉस 2 थीटा। एक मिनट पंगा हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने तो। यहाँ पे है थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पे फिर लिखें थीटा का इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन 1 साइन 2 थीटा का हाफ होगा, तो माइनस हाफ था तो प्लस हाफ कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से जो कहानी आई वो क्या आई, देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आ गया माइनस हाफ, तो 1/4 हो जाएगा फिर साइन 2 थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू निकालोगे, कॉस इनवर्स एक्स हर जगह पुट कर दोगे, तो ये काम नहीं करना। अब देखिए क्या करेंगे,
थीटा की वैल्यू तो आपके पास वही आ गई, तो थीटा तो हम लिख लेते हैं, थीटा क्या आ जाएगा, रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, थीटा यही आ गया। कॉस टू थीटा क्या लिखेंगे, तो देखो कॉस टू थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अब देख लो क्या लिखना चाहिए आपको, 2x -1 डिवाइडेड बाई 2 -1/4। साइन टू थीटा को क्या लिखेंगे, तो अब बोलो cos टू थीटा अंडर रूट दिस, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो 1 माइनस ये लिख लेना 2x -1 का होल स्क्वायर। आप वो पुट करोगे सीधा थीटा की वैल्यू, तो गलत नहीं है लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है, बाकी आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिद्धार्थ, यस सर। एनसीईआरटी के अलावा जो असाइनमेंट की प्रॉब्लम थी उसका क्या, हाँ यश शर्मा, आवाज आ रही है मेरी, यश, यश, यश शर्मा, चले नेक्स्ट। तो असाइनमेंट की जितनी प्रॉब्लम है वो जो है, आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आपको बस असाइनमेंट की सारी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है जो आपको भेज रखी है, ठीक है। चले आगे फिर, डेफिनेट को आगे कंटिन्यू करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बोलो सब लोग। हाँ जी, क्या सर? डेफिनेट कंटिन्यू करें ना सिद्धार्थ, यस सर। ठीक। यश शर्मा देखो आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं अब, विनीत क्या हो रहा है आज सब जो है डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। कल तक जो भी किया था, कल असाइनमेंट इसलिए नहीं भेजा कि आप लोगों ने पुराने वाला पूरा नहीं किया है। मैं आज असाइनमेंट भेजूंगा जो कल तक पढ़ाए थे उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। एल्जेब्रा जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैसे ही होती है जैसे इंडेफिनिट की होती है, कांस्टेंट है तो बाहर निकालो। तो मेन इस पे है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, यहाँ से गेम शुरू होता है। देखो ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, और पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो लिखा हुआ आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए टू बी एफ टी डी टी, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल, बोलो सर ये क्या मजाक है, एफ एक्स को आपने एफ टी कर दिया, ये कोई प्रॉपर्टी तो दिख ही नहीं रही। बात तो आपकी सही है, बिल्कुल बकवास सी चीज है। अब यहाँ लिखा हो 0 to π/2 sin x dx,
-0 to π/2 sin t dt। तो आप रिजल्ट निकालोगे, आप देखो ध्यान से, रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट तो सेम आना है भाई। ये इंटीग्रेट हुआ तो ये कैपिटल एफ एक्स हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, एफ पी माइनस एफ एक्स, और ये कैपिटल एफ टी हो जाएगा। यहाँ भी रिजल्ट जो आना है क्या, एफ टी माइनस एफ एक्स। तो चेंज ऑफ वेरिएबल से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, और ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है, तो आप सीधा इनको कट कर दोगे, दैट इज इक्वल टू 0 लिख दोगे। ये बात क्लियर होगी सबको? यस सर। ठीक। अब ये आपके पास आ गया, ये बहुत बेकार सी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है आपके। आप इसको खोटा सिक्का भी मान रहे होगे, लेकिन ये बड़ा दमदार सिक्का है आपका, ये आपके काम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको आप लिख सकते हो डी टू ए, आपने अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दी, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दी, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चेंज ऑफ लिमिट। आपने लिमिट चेंज कर दिया। बोले लिमिट चेंज करने का हमें क्या फायदा, ये भी तो बकवास सही है। बिल्कुल बकवास है, लेकिन फिर भी ये काम आएगा। आपके पास कहीं दिया हो, जरा सोचो, 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप बोलो सर इसको ऐसे लिख लो, 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा, ये 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दोनों कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन में इन दोनों की जरूरत हमें पड़ेगी, इनका यही रोल है, और अच्छे क्वेश्चंस में जरूर यूज होगा ये, तो इनको आप बिल्कुल हल्के में ना लें, अच्छी प्रॉपर्टीज है। आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3। एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है आपके पास, कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, it can be written as a to c fx dx plus c to b fx dx। क्या मीनिंग है इसकी, उसने बोला कि भाई ऐसा कुछ लिखा है कि 0 to π sin x dx, 0 to π sin x dx, 0 to π sin x dx। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, 0 to π/2 sin x dx प्लस π/2 to π sin x dx। बोले सर हमें पागल कुत्ते ने काटा है, जो इतने छोटे से क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर हम निकालेंगे। हम तो सीधा यही निकाल सकते हैं, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, 0 पाई और 0 पुट करेंगे, निकाल लेंगे। ये तो क्वेश्चन में 4 बार आपको पुटिंग करनी होगी, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। सर इसमें सी इंक्लूड होता है या फिर ओपन होता है सी बता पे, रहा या हूँ फिर? बता रहा हूँ, अब टेंशन ना लो उसकी। अब हमारे पास क्या है कि भाई ये ग्राफिकली जो है वो देखने में क्या कहानी है। जैसे अभी सिद्धार्थ ने पूछा कि भाई सी है कहाँ, वो बताओ। एक बात तो पक्की है सिद्धार्थ, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सी जो है, ए से सी तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और सी से बी तक भी होना चाहिए डेफिनेट में, तो हमेशा ही की बात याद रखनी है। तो मैं ऐसे एक ग्राफ बना लेता हूँ, ये ग्राफ ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ग्राफ ऐसा है कुछ, और आप ए टू बी इसका एरिया निकाल रहे हो।
पहले केस में मान लेते हैं कि सी इनके बिटवीन है और ए टू बी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ए टू सी आप इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला पोर्शन आ गया, और बी टू सी इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला पोर्शन आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो वो ए टू बी के इक्वल ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है। अब फिर सिद्धार्थ के दिमाग में ये बात आई है अभी कि भाई जैसा उसने बोला कि भाई सी की लोकेशन क्या है, तो एक बार लोकेशन हमने इधर ले ली और एक बार हम ट्राई करते हैं भाई अलग हो तो क्या होगा। तो हमने यहाँ से फिर से कर्व ड्रॉ किया और मैं बोल रहा हूँ कि ए हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है, सी हमारा यहाँ है। लिमिट हमेशा आप लेफ्ट टू राइट लोगे। इधर से इधर चलते हैं जब भी एरिया निकाल रहे होते हैं। तो अगर ए टू सी आप इंटीग्रेट करते हो तो देखो कौन सा एरिया आया, ये पूरा। और फिर जब सी टू बी आओगे तो आप उल्टा आ रहे हो, तो ये वाला एरिया जो है नेगेटिव हो जाएगा। और जब दोनों को ऐड करोगे आप तो यही वाला एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सी इनके बिटवीन हो या सी इसके बाद हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। आप जब भी एरिया निकालोगे तो एरिया आपका यही आना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? यस सर। शर्त, हाँ शर्त बस इतनी है बेटा कि सी से ए से सी तक और बी से सी तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर ब्रेक होगा और बी के बाद आपने कोई लिया, जैसे मान लो कि भाई 0 to π/2 tan इनवर्स एक्स है, अब आप लिख लो 0 to π और फिर π/2 तो उस बीच में पंगा हो जाएगा, तो वो पंगा करना नहीं। ठीक है। अब पंगा क्या है कि भाई हम करें क्यों, सवाल उठता है कि सर यही तो सॉल्व हो रहा है, इससे हमें मिला क्या। तो आप देखिए इस फंक्शन को दो जगह पे आपको यूज करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। The first one is modulus function and second one is piecewise function. ये स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है। अब बोलो हमारी समझ में नहीं आया कैसे बनाया गया भाई, हम ऐसे कैसे मान लें। तो लीजिए आपके पास क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि -3 to 2 mod x dx आपको बोला जाए इंटीग्रेट करके दिखा दो भाई। तो mod x भी तो पीसवाइज फंक्शन है, mod x को भी तो आप लिख -3 सकते to हो। 0 and 0 to 2 अप्लाई mod कर x देंगे। को आप बोलोगे कि ये भी तो पीस वाइज फंक्शन होता है। -x जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, एंड इट इज +x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आप बोलो इसको ब्रेक करना होगा, ब्रेक करना होगा, आपको लिखना होगा -3 to 0 इट इज -x dx एंड फ्रॉम 0 to 2 इट इज x dx। आपकी मजबूरी हो गई। ग्राफिकली आप इसको अगर देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये है क्या, तो अलग अलग फंक्शंस हैं, दो अलग अलग फंक्शन है। एक आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स और एक है y इज इक्वल टू -x, और आप जो इंटीग्रेट कर रहे हो वो इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ -3 से लेके 2 तक। ये आपका पार्ट है -3 और ये है 2। ये आप कर रहे हो, ये किसके किसके बिटवीन है, तो ये y इज इक्वल टू -x के साथ है और ये y इज इक्वल टू x के साथ है, और ये वाली चीज आपने निकाली है ऐसे इंटीग्रेट करके। आपके पास इंटीग्रेशन तो बाकी आगे की हो ही जाएगी। आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx 0 to 3/2, तो ये भी तो पीस वाइज फंक्शन ही है। तो हमारे लिए 0 to 1 ये होगा 0 dx, और 1 से लेके 3/2 तक क्या होगा, ये होगा 1 dx।
इंटीग्रेट करना आता ही, ये 0 हो गया और ये हमारा x हो गया। लिमिट हमने पुट कर दी 1 से लेके 3/2 तक, ये आ गया हमारे पास हाफ। और ग्राफिकली देखें तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 to 1, ये कोई एरिया बाउंड हुआ ही नहीं, और 1 से लेके 3/2 तक ये हमारा 2 है, तो 3/2 तक ये एरिया बाउंड हुआ आपका। अब इस एरिया का देखो, हाइट तो 1 है और ये लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है 1 और ये लेंथ कितना है, ये 3/2, तो ये हाफ, तो क्या लिखेंगे आप, हाफ इंटू 1 दैट इज इक्वल टू हाफ इज द एरिया। तो ये प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। आ गई, यस सर। ठीक। चलिए एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपको इंटीग्रेट करना है, ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, किसी जमाने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, लेकिन अब आसान सा क्वेश्चन है। -1 to 3/2, -1 to 3/2 x इंटू साइन पाई एक्स dx, जरा ट्राई करो। -1 to 3/2, -1 to 3/2 mod ऑफ x साइन पाई एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको और इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या ये ब्रेक हो पाया? यश, दिवाकर, विनीत, उदित, सिद्धार्थ, शुभम, शांतनु, ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा और कैसे ब्रेक होगा वो बताइए। अमन सिंह, अरुण कुमार, बताओ। आप बोलो, जब भी हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ से निकला कि या तो x 0 होगा या फिर साइन पाई x 0 होगा। x 0 होगा या पाई x जो है वो n पाई के इक्वल होगा। पाई पाई कट गया तो x की वैल्यू या तो इंटीजर होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे बना लिया। एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा हमारा -1, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा 0, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा 1। ये 3/2 है जो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है क्योंकि इंटीजर नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। तो -1 से 0 के बिटवीन x नेगेटिव। अब पूछे साइन पाई x क्या, तो x जो है जब -1 और 0 के बिटवीन है तो पाई एक्स जो है वो किसके बिटवीन होगा, पाई एक्स जो होगा वो -पाई और 0 के बिटवीन होगा। -पाई और 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके -पाई तक उल्टा रोटेशन, या तो आप
फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, और दोनों ही केस में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब इस इंटरवल के लिए साइन पाई एक्स जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज होगी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं 0 to 1 तक। 0 to 1 तक x पॉजिटिव, और x पॉजिटिव है, और x जब हमारा 0 और 1 के बिटवीन है तो पाई एक्स किसके बिटवीन होगा, तो आप बोलो 0 से लेके पाई तक, इसका मतलब वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पाई एक्स भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। थर्ड वाले में आते हैं, एक्स पॉजिटिव, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 1 और 3/2 के बिटवीन है तो पाई एक्स हमारा हो जाएगा पाई और 3π/2 के बिटवीन। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन पाई एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसको हमने ब्रेक किया, जरा देखो, -1 से 1 तक तो ये पॉजिटिव रहा, दैट मीन्स एक्स साइन पाई एक्स, और 1 से लेके 3/2 तक ये नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव साइन हमने बाहर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया एक्स साइन पाई एक्स। कहानी आई कि सर ये ब्रेक तो कर दिया, लेकिन ये बताओ इंटीग्रेट कैसे होगा। तो दोनों जगह सेम इंटीग्रेशन है, इसको थोड़ी देर के लिए I1 मान लेते हैं। I1 माने दो डिफरेंट फंक्शन दिख रहे हैं आपको, आप बोलो सर बाई पार्ट्स लगाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स इज माइनस ऑफ कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। इसके बाद फिर से इंटीग्रेट हुआ तो माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, और एक पाई पहले से था, पाई स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट उठा के पुट कर देंगे। एक बारी लिमिट लगाएंगे -1 to 1, और एक बारी लिमिट लगा देंगे 1 से 3/2, और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। ठीक, अब होता क्या है कि भाई जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, आप क्वेश्चन करते जाते हो, आप कुछ जनरलाइज चीजें खोजते हो। तो जनरलाइज चीजें खोजते हो तो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि ऐसा आए तो डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे, पूरा हम बता देंगे आंसर। हमारे दिमाग में आए कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अगर लिमिट 0 to कोई इंटीग्रल वैल्यू हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हम इवेल्युएट करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। फिर बात है कि सर 0 से ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि 0 से लेके किसी पॉजिटिव n के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, उस केस में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और नीचे वाले केस के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाली बात करते हैं कि डायरेक्टली हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाए तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ध्यान से देखो क्या क्या आएगा, इसको हमने ब्रेक किया तो आप ऐसे लिखोगे 0 to 1 0 dx। फिर आप क्या करोगे, अगली टर्म होगी, आप बोलो 1 से 2 1 dx, फिर 2 to 3 2 dx, 3 to 4 3 dx, and so on and so on and so on, n minus 1 to n minus 1 dx। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे x आएगा 2 - 1 बन आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी, x का 1 का इंटीग्रेशन x 3 - 2 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, आगे 3, ऐसे देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज n - 1। और इसका सम आपको पता है, दैट इज n - 1 अपॉन 2। इसका मतलब कभी लिखा हुआ आ जाए 0 to 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx, तो ये आपके लिए ओरल हो गया 7 × 6 / 2, दैट इज इक्वल टू 25।
एनी प्रॉब्लम? चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लें कम से कम। एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखना चाहता हूँ कि पुरानी बातें याद हैं या भूल चुके आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। जरा इसको इंटीग्रेट करो सब, इसको इंटीग्रेट करो। बताओ भाई शुभम। सर इसको जोड़ लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 से √2, फिर प्लस हम्म इंटीग्रेशन 1 से √3, फिर ऐसे चलते जाएंगे। अच्छा ये √2 √3 कैसे निकाला वो बताओ। सर ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर था। तो पहले हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम्म बनाया था, फिर हमने वो पॉइंट नीचे लिए थे, फिर एक्स एक्सिस पे 1 2 ये देखा था। तो जो एक्स वाई अच्छा एक्सिस पे जो 1 आ रहे थे ना, और फिर 2 आया, तो 2 हम्म किस पे आएगा, एक्स की, वो √2 पे आएगा। वो 3 किस वैल्यू पे आएगा, वो √3 आएगा। और 4 2 और उससे √3 आगे आएगा। 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यही इंतज़ार कर रहा था। चलिए दोनों रास्ते आपको दिख जाएंगे लेकिन ग्राफिकली जो शुभम ने बताया उसका हमेशा ख्याल रखना है। इन्हीं दिनों के लिए आपने वो सारे ग्राफ पढ़े थे। सबसे ज़्यादा यूज आपका एरिया और इसी में होना है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब इसको ज़रा देखते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया इसका, जैसे उसने बोला है कि सर ग्राफ बना लो आप। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बनाना था तो क्या था आपके पास कि 0 से 2 तक है। तो आप लाइन्स ड्रॉ कर लोगे, लाइन्स ड्रॉ करोगे जैसा शुभम ने बताया कि भाई y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो नीचे नीचे कर लिया कि यहीं पर एडजस्ट हो जाए। हाँ, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो अगला क्वेश्चन कि सर 4 तक ही क्यों, उससे आगे क्यों नहीं गए आप। तो ये आउटपुट देखिए कि भाई जब x जो है बच्चे आपका 0 से 2 के बिटवीन है, यही है ना। तो एक्स स्क्वायर किसके बिटवीन होगा, तो एक्स स्क्वायर 0 और 4 के बिटवीन होगा, मतलब हाइट जो है 4 तक जाएगी, इसलिए हम 4 तक गए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। और ग्राफ का आपको याद ही होगा, ग्राफ कैसे बनाते थे इसका। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम करते थे क्या कि इसका प्रोजेक्शन नीचे ले लेते थे। तो यहाँ सॉलिड सर्कल सिर्फ एक साइड का मैं बना रहा हूँ, और जहाँ ये कट कर रहा है वहाँ पे हॉलो सर्कल, फिर यहाँ सॉलिड सर्कल, फिर ये कट कर रहा है वहाँ हॉलो सर्कल, ये सॉलिड सर्कल, ये इधर हॉलो सर्कल, और फिर यहाँ सॉलिड सर्कल, इसका प्रोजेक्शन यहाँ लेके यहाँ हॉलो सर्कल। इसका ग्राफ है।
तो ये इंटरसेक्शन क्या है, तो ये दोनों जहाँ कट कर रहे हैं ये 1 है, ये क्या है √2 है, जैसा उसने बताया कि सर ऐसे ऐसे है ये, तो आप निकाल सकते हो। तो आपने बोला कि भाई, और यहाँ से भी देख सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन होगी तो x² क्या होगा 1, 0 से 1 के बिटवीन ही होगा, तो ये आ गया 0dx। वो प्रोजेक्शन आप देख रहे हो y=0 आपको मिल रहा है यहाँ। फिर अगला, तो 1 से लेके √2 हो जाए x की वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 से 2 के बिटवीन होगा, इसलिए 1dx। फिर √2 से √3 चले जाएं तो ये 2dx, ये आपको दिख रहा है, ये y=1, ये वाली लाइन y=2, ये वाली लाइन y=3। और फिर इससे अगले वाला जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, √3 से लेके 2 तक, दैट इज 3dx। इंटीग्रेशन तो आसान है, पहले वाले का हो गया 0, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा √2 - 1, क्योंकि x आएगा। इस वाले का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3 - √2, अगले वाले का क्या हो जाएगा +3 टाइम्स ऑफ 2 - √3। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर लोगे, तो ज़रूरी नहीं कि यही आए, ऐसा भी तो आ सकता था कि भाई इंटीग्रेट करो, तो आपकी मर्जी है कि आप ग्राफिकली करना चाहते हैं -1 to 1 x² + 2x dx। अब ऐसी सिचुएशन होती तो क्या करते आप, तो आपके पास दो रास्ते थे, एक तो इसका ग्राफ बना लेते आप, फिर -1 से लाइन वाइन खींच के आप बना लेते, या आपके दिमाग में ये भी बात आनी चाहिए, हर तरह का ख्याल होना चाहिए दिमाग में, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर -1, लिख सकते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी कहती है कि भाई आप -1 बाहर निकाल सकते हो, तो -1 हमने बाहर निकाल लिया, ऐसे लिख लिया -1 -1 to 1 dx एंड प्लस -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका ग्राफ बनाना आसान है, आप बोलो यहाँ पे भी मेरे को दिक्कत होगी तो मैं एक छोटा सा काम करूँगा, पुटिंग कर लूँगा t = x + 1, ये लिमिट मेरी चेंज हो जाएगी, ये t² हो जाएगा, तो y = x² के ग्राफ से ही हमारा काम निकल जाएगा, हाँ या ना। आप ऐसे भी निकाल सकते थे बिना इंटीग्रेट किए हुए, आपको ये लेंथ पता है, ये पॉइंट क्या है 1 है, ठीक, और ये जहाँ कट कर रहा है ये हमारे पास क्या था √2 था, ये 1 है, और ये जहाँ तक गया √2, ये लेंथ कितनी है √2 - 1 × 1, ये देखिए √2 - 1 × 1, ये वाला वैसे ही आ रहा है, इसको ज्वाइन कर लोगे तो ये कितना है √3 है, तो √3 - √2 ये लेंथ आ गई, और हाइट कितनी 2, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, वैसे ही अगले वाला रेक्टेंगल 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते थे। तो ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये आपकी समझ में आ रहा है, तो बताइएगा, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ है कहीं पे 0 to a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। इस बारी a जो है वो मेरा इंटीजर नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a to a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। ये लिख सकते हैं या नहीं, एक बारी मेरे को बता दीजिए, फिर इससे यस आगे। सर, लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ ने कह दिया, मनीष, अमन, नवनीत, बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो, सिद्धार्थ तो बोल दिया, शांतनु, शांतनु, अच्छा वो लैपटॉप पे होता है शायद, विनीत, दिवाकर, लिख सकते हो,
या नहीं दिवाकर? यस सर। लिख सकते हैं, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पीछे था वही देख लो, वहां से आपको पता था 0 से 2 था, तो आपने क्या किया था कि भाई उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक आप चले जाओ। जैसे नहीं, इससे पीछे वाला क्वेश्चन 0 से 3/2 जो था, इससे पीछे इससे पीछे इससे पीछे कहाँ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये निकाला था आपने। तो 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3/2 1 आ जाएगा, और फिर 1 से लेके 3/2 तक, कहानी तो वही है। चलिए, ऐसे अगर लिखा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे जब लिखा हो तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका रिजल्ट होगा इस वाले का। ठीक है जी, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर यस। अच्छा, और इस वाले का रिजल्ट जो है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या ये ठीक है या नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a इंटू फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ a, ये जरा एक्सप्लेन कर दो कोई। हाँ सर यही है। यही आएगा कैसे, बताओ 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 बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, इस लिमिट में आ जाएगा तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए ही आएगा, वो तो बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल सही है, आपने बोला कि देखो यहाँ पे सर ये 2 से लेके मान लो 5/2 तक है, तो आना 2 ही है, 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए बाहर आ जाएगा। अब बच के आ गया यहाँ पे ए dx, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए। dx बच गया, और हाँ उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a टू a आ गया। अब आप बोलोगे सर जब ऐसे लिखोगे आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका इंटीग्रेशन x, और जब उसको लिखोगे तो a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिखोगे, जिसको आप फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट आपके काम आ जाएगा, और नहीं भी काम आएगा तो आपको फंडामेंटली जो है ये चीज़ याद है कि ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ठीक है जी, अच्छा तो एक और चले आगे। इस बार हम करने वाले हैं कि अगर लिखा हो कहीं पे 0 to n फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। आप बोलो सर पीछे वाले से काम चला सकते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x को लिख दो आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और n जो है वो अगर आपका n, यहाँ पे मैं यही लेके चल रहा हूँ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इंटीजर जो भी है, वहां से आप अपना काम चला लो। दूसरा तरीका कि भाई हम ग्राफ बना लेते हैं, हमने ग्राफ बना लिया, और इस ग्राफ में हम एक लाइन वो वाली ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1, और ये जो है ग्राफ हम बना लेते हैं। अब बोलो ये कैसे बन जाएगा, फिर ऐसे, सॉरी अरे यार, हाँ, फिर यहाँ से ऐसे बना लो आप, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही बना लेते हैं फ्री हैंड, ये बना लो ये बना लो, ऐसे चलता रहे। तो आपको लाइन की ग्राफ पता है, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, आप इंटीग्रेट करोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको जब ब्रेक करना होगा तो ऐसे ब्रेक होगा, जिसका जो फंक्शन होगा उसके इंटीग्रेट करेंगे। आप बोलो सर ये फालतू के काम करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू 1 इंटू 1। ठीक है जी, हाइट 1 बेस 1 हाफ आ जाएगा। आप बोलो अगले लिमिट के लिए चलोगे, उसका भी एरिया जो है वो कितना आएगा, हाफ ही आएगा। अगले वाले का भी एरिया कितना आएगा, हाफ ही आएगा। अगले वाले का एरिया भी कितना आएगा, हाफ ही आएगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब सीधा बोलो कि भाई 0 से n है,
जैसे 0 से 3 था, तो आपके पास कितने ट्रायंगल आए? 3। हर ट्रायंगल का एरिया हाफ, तो 0 से n तक कितने होंगे? n ट्रायंगल होंगे, तो सीधा आप लिख दो द आंसर इज n/2। गेम खत्म। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? नो सर। मतलब क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। अच्छा, और बताओ भाई बाकी लोग। तो ये भी चीज़ याद रहेगी, तो क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी फास्ट रहेगी। हम सीधा क्वेश्चन देखा, आंसर लिख दिया। अब आ जाते हैं, क्योंकि मैं इसी 3 कॉन्सेप्ट के आजू बाजू अभी आज घूमूंगा, इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया, 0 टू फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स। भाई लिमिट भी तो हो सकती है यहाँ ऐसे, और नीचे इंटीग्रेट करने को दिया जाए फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। ये क्या होगा? जरा 1 मिनट का टाइम आपको, सोचिए और मुझे बताइए कि सर इसकी वैल्यू ये होगी। हाँ जी, शांतनु, नवनीत, शुभम, विनीत, दिवाकर, अमन सिंह, बताओ कोई भी। आप बोलो देखो सर, ये 0 से फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये 0 से 1 तक की वैल्यू हो गई, और 0 से 1 तक की लिमिट में ये ग्राफ जो होगा वो y इजिकल टू एक्स होगा। क्या होगा? जो इनपुट वही आउटपुट। तो आप इस वाली एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, 0 टू फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स एक्स डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो ये आ जाएगा x²/2, और यहाँ पे आपने 0 से फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x लिखा, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। एक बात ये समझ में आ गई? लेकिन दोबारा बता। ये देखो, ये 0 से ये फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक है जी। तो वेरी जब कर रहा है तो उस केस में फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x क्या होगा, y इजिकल टू एक्स ही होगा। फ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है शुभम? फ्रैक्शन इज लाइज बिटवीन 0 to 1, हाँ या ना? यस हाँ, तो 0 से 1 के बिटवीन ये फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, y इजिकल टू एक्स, हाँ या ना? जब ये यस लिमिट होगी तो आप इसको x ही लिखोगे ना, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x को, ठीक है। अब वो तो फिर सर x-1 भी लिख सकते हैं, x-2 भी लिख सकते हैं। कैसे ले सकते हो? अच्छा ये बताओ मुझे, एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ 0 से हाफ लिखा हुआ है फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी शुभम? 0 से हाफ लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी?
शुभम यस सर। क्या आएगी वैल्यू इसकी? आधा ट्रायंगल ले लेंगे उसमें तो। ट्रायंगल छोड़, ये फंक्शन बता, एक्स ही लिखेगा ना कि कुछ और लिखेगा? हाँ एक्स ही लिखेंगे। अच्छा, 0 से 1/9 हो, अब क्या लिखेगा? एक्स ही। एक्स ही लिखेगा ना। अब वहां पे देखो, वहां पे जाओ, 0 से फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। 1/2 हो सकती है, 1/9 हो सकती है, उस केस में फंक्शन क्या रहेगा? एक्स ही होगा ना। आगे से सर। ठीक। अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए, ये भी अच्छा किया तुमने डिस्कस किया, तो ये दिमाग में आ गया कि 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स टू फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स रहता है। फिर क्या करते हैं हम? क्या होता है? बोलो सर, ये पिछली कहानी है। 0 टू n, n इज इंटीजर, द आंसर इज n/2। ये तो वही है। अब झूठ मूठ के जो है कवर चेंज करके सवाल पूछ रहे हो। ये रहा n/2, खत्म। ठीक है। क्लियर सब लोगों को? अब आगे यस थोड़ा, सर। हाँ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ये मान के चलो किसी न किसी तरीके से ये आएगा, किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। क्या है? और वो सिर्फ इसलिए है कि आपको कुछ बातें पुरानी याद है नहीं। 0 टू 2013, यहाँ पे कोई भी बड़ी सी डिजिट हो सकती है जो आपको परेशान करे, इसलिए। और यहाँ पे लिख दिया हमने tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, बोले इंटीग्रेट करना है। तो पुरानी बातें याद होंगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। आप बोलोगे सर 1 मिनट रुको, आप हम ग्राफ बना लेते हैं tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का ग्राफ बना लिया हमने। उसके लिए हमें 2 लाइन चाहिए, जो इसका एसिम्प्टोट है। कैसा एसिम्प्टोट है? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। और ये वैल्यू जो है, ये यहाँ पे जो है ये π/2 है, और ये हमारा -π/2 है। और ये ग्राफ ऐसे आता था हमारा, ऐसे 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 आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा यहाँ पे, फिर ऐसे चला जाएगा। तो आप बोलो सर इसकी वैल्यू तो आप देखो π/2 से तो ग्रेटर होती नहीं। तो अगर लाइन ड्रॉ करें आप इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, और आप कोई लाइन ड्रॉ करने वाले हो, तो वो लाइन जो होगी 0 से इसके बीच में 2 ही लाइन ड्रॉ होने वाली है, कि 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। इसके अलावा और कोई भी लाइन नहीं होगी। आप पूछो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? तो ये रहा सॉलिड सर्कल, और ये रहा होलो सर्कल। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? तो tan इनवर्स x को y इज इक्वल टू 1 कट कर रही है। दैट मीन्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारी tan 1। तो बोलो ये वाला पॉइंट सर है tan 1। और tan 1 से लेके आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वैल्यू जो है वो किसके बिटवीन रहेगी? y इज इक्वल टू 1, और यहाँ कहीं y इज इक्वल टू 2 होगा, उसी के बिटवीन रहना है। तो आउटपुट क्या आना है आपका? 1 आना है। तो आप ऐसे लिख लो कि भाई 0 टू tan 1, that is 0 dx, and tan 1 to 2013, it is 1, so it is dx, and the answer is 2013 minus tan 1.
तो फिर दिमाग में एक बात जो है स्ट्राइक कर गई, तो बड़ा सही है सर, जब ऐसा आए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 0 से लेके अगर k तक हो और tan इनवर्स x dx गिवन हो, ये k जो है रैशनल हो, ये k जो है आपका इंटीग्रल हो, वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आंसर तो हर केस में यही आएगा, k माइनस tan 1। क्या कहते हो? k माइनस tan 1, ठीक है जी। तो मैं 24-25 क्वेश्चन इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ पे आपको भेज रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन करोगे, जो प्रॉब्लम आएगी कल की कल ही पूछ लोगे। सॉरी, कल तो वो वाले प्रॉब्लम सारे इकट्ठा कर लीजिए, इंडेफिनिट वाले जितने थे, लास्ट असाइनमेंट भेजी थी और सेकंड लास्ट भेजी थी, तो इसके क्वेश्चन आज ही 25-26 से करंट में हो जाएंगे। ये कंप्लीट करो और फिर कल मिलते हैं। आज आपके मैथ्स का इवनिंग में ऑब्जेक्टिव भी है, सारे लोग पेपर दोगे, ठीक है जी, तो उसकी भी तैयारी कर लो आज। मैं असाइनमेंट अभी तुरंत भेज रहा हूँ 10 मिनट तक।